जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। पूरी संगत को जय गुरु जी, पूरी संगत को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। हम लोग गुरु जी की संगत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज आपने मुझे भी अवसर दिया है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जितने मेरे लेसन्स मैंने गुरु जी से सीखे हैं वो आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है उससे आपको भी कुछ फायदा हो। तो हम लोग वैसे सियाटल में रह रहे हैं और पर 1996 से 2006 तक हमारा एक्सपर्ट असाइनमेंट था सिंगापुर में। तो उस समय हम लोग 10 साल के लिए सिंगापुर में थे। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। जो दूसरी बेटी है, फ्रॉम द बिगिनिंग उसको काफी हेल्थ इश्यूज थे। 3 सर्जरीज हुई बाय द टाइम शी वाज 5 years old। सो और तो इश्यूज ठीक हो गए उसके, परंतु एस्थमा बहुत सीरियसली शुरू हो गया था और उसको एस्थमा अटैक्स बहुत सीवियर हुआ करता था। हम लोग अक्सर ही हॉस्पिटल में रहते थे। ऑलमोस्ट एवरी संडे और एवरी अदर संडे इट सीम लाइक वी वर इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टरों ने बताया कि जैसे जैसे बड़ी होगी एस्थमा इसका ठीक हो जाएगा। तो हम लोग इसी उम्मीद में थे, इसी आशा में थे कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने बहुत तरह से कोशिशें करी। पहले एलोपैथिक इलाज तो यूएस में होता ही था, उसका हम लोगों ने इंडिया में होम्योपैथिक इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। एक हैदराबाद में एक फिश ट्रीटमेंट होता है, मैं उसमें भी उसे लेके गया, परंतु उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, उसका एस्थमा चलता रहा। और उसके कारण उसकी काफी रेस्ट्रिक्शंस थे। कुछ फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो सकता था, ज्यादा कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती थी। हमेशा उसे डर रहता था कि कभी भी अटैक हो सकता है। तो लाइफ में काफी उथल पुथल थी उस समय। तो 1998 की दिसंबर में हम लोग इंडिया गए थे वेकेशन के लिए सिंगापुर से। वेकेशन थी हम लोग की बैंगलोर मैसूर सिटी में। जब हम लोग मैसूर सिटी पहुंचे तो जो बेटी है उसका नाम नीतू है, उसको बहुत कस के एस्थमा अटैक शुरू हो गया। तो फॉर्चुनेटली हम लोग अच्छे होटल में थे, वहाँ एक ललिता महल पैलेस है, वहाँ पर थे। तो उनका अपना डॉक्टर था, तो डॉक्टर आया, ही अटेंडेड टू नीतू। हम लोग को वैसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक हो पाएगी कि नहीं। बहुत ही सीवियर अटैक, पर किसी तरह धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गई। फिर हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में 1 हफ्ते रहने का प्रोग्राम था। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे सिंगापुर। दिल्ली में परिवार के लोग हैं, उनसे मिलना था। जब दिल्ली आए तो अपने चाचा जी से मिलने गए। मेरे छोटे चाचा श्री प्रकाश सिंह रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे। उस समय 1 ही साल हुआ था, उस समय रिटायर्ड हुए। वेरी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन पुलिस। वो गुरु जी की संगत में बहुत सालों से थे, मुझे कुछ मालूम नहीं था वैसे। तो जब मैं पहुंचा, चाचा जी से मिला, तो चाचा जी ने बोला अगर विश्वास हो और श्रद्धा हो तो गुरु जी के यहाँ ले चलता हूँ, और अगर गुरु जी की कृपा होगी तो नहीं तो ठीक हो जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, कि मतलब कहाँ कौन गुरु जी हैं, कृपा है। पर उस समय इतना हम लोग परेशान थे, मैंने सोचा भी नहीं कुछ। मैंने कहा हम हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो चाचा जी ने बोला अच्छा ठीक है, शाम को आज आ जाना, हम लोग चलेंगे एक साथ। तो चाचा जी के साथ हम लोग गए गुरु जी के दरबार में। गुरु जी उस समय एम्पायर स्टेट में थे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं, कौन है गुरु जी, वहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और चाचा जी ने कुछ बताया भी। जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, जब चाचा जी कार से उतरे तो उन्होंने हमसे कहा कि अशोक फॉलो द ड्रिफ्ट। मेरा घर का नाम अशोक है। तो मैं समझ गया कि जो करेंगे वो मुझे भी करना है। उनके पीछे पीछे मैं गया। तो एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई साधु संत महापुरुष वहां बैठे होंगे और बड़ा कोई शांति का एटमॉस्फियर होगा। हो सकता है धीरे धीरे कीर्तन भजन वगैरह चल रहे हों, परंतु वहाँ एटमॉस्फियर बिल्कुल डिफरेंट था। वो खचाखच भीड़ थी वहाँ पे। बहुत बड़ा हॉल नहीं था, अच्छा साइज का हॉल था, पर वहाँ पे करीब 150-200 लोग रहे होंगे। तो बहुत ही भीड़ थी और बड़े अच्छे कपड़े लोग पहन के बैठे हुए थे, बड़े सोसाइटी के एलीट। और वहाँ पर गुरुजी थे। गुरुजी को मैंने देखा तो ये तो बहुत कोई यंग आदमी बैठे हुए हैं वहाँ पर। उन्होंने बड़े रंग बिरंगे उनके कलरफुल चोगा पहन रखा था, उन्होंने गाउन, और कोई उनके पैर भी दबा रहा था। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा एक्सपेक्टेशंस। खैर मैं वो चाचा जी आगे गए, उन्होंने गुरुजी के पैर छुए। चाचा जी के बाद मैंने भी पैर छुए। तो गुरुजी कहते हैं अशोक आ गया। तो मैंने सोचा चाचा जी ने शायद बता दिया हो मेरा नाम क्या है, मुझे लेके आ रहे हैं। परंतु बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं। गुरुजी को हमेशा मालूम रहता था जो भी आ रहा है, क्योंकि जो भी आता था गुरुजी की कृपा ही से, उनके आशीर्वाद ही से आ सकता था। और गुरुजी को मालूम था सबके बारे में, और सबको वो नाम ही से संबोधित करते थे। तो खैर गुरुजी ने हम लोग को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बुलाया। तो हम श्रीमती जी उषा ने उस समय बताना शुरू कर दिया गुरुजी को बेटी के लिए, बेटी के लिए कितनी परेशान है, बेटी को क्या परेशानी है। गुरुजी ने हाथ उठाया और बोला कि ठीक है, मुझे सब मालूम है, बैठ जाओ। उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया कि बेटी को बुलाओ। तो बेटी आई नीतू। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और गुरुजी बोलते हैं कल्याण कित्ता। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल एक तांबे का लोटा और एक चांदी का ओम लेके आना। और हम लोग बैठ गए।
बहुत भीड़ थी तो एक साथ नहीं बैठ पाते थे, पर थोड़ी देर बाद मौका मिला। उस समय गुरुजी प्रसाद बांटते थे, उसके बाद हम लोग बाहर जाके हाथ धोते थे। तो उस समय चाचा जी ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा, तो हम लोगों ने बताया कि गुरुजी ने कहा कल्याण किया। तो चाचा जी ने कहा अच्छा तो वो ठीक हो गई। मैंने कहा ठीक हो गई बस इतने से? हाँ, चाचा जी ने कहा वो ठीक हो गई, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल। परंतु के बाद बेटी को कभी भी एक भी बार एस्थमा अटैक नहीं हुआ, और बेटी को एक्चुअली मुझसे ज्यादा विश्वास था गुरुजी पर। कि जब हम लोग वापस आ रहे थे उस दिन, तो बेटी ने मुझे खुद ही बोला कि डैडी अब मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सही जगह पहुंच गई। तो मुझे पता नहीं, मुझे अजीब से लगा, छोटी बच्ची ऐसे बात कर रही है, परंतु उसके बाद उसको कोई भी एस्थमा अटैक कभी भी नहीं हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने उसे तांबे का एक लोटा था, उसमें भी गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। चांदी का एक ओम था, उसे भी ब्लेस कर दिया और पहनने को बोला। और उसकी संगत अलग है, बाद में आप मेरे ख्याल से उषा सुना चुकी हैं, तो वो मैं नहीं सुनाऊंगा। पर ये मैं बताना चाहता था कि एक बच्ची की प्रॉब्लम के कारण हम लोग गुरुजी तक पहुंचे, और गुरुजी ने केवल एक हाथ उठा के कल्याण कितना बोला और उसकी सब प्रॉब्लम गायब, जो दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं दूर कर सकते थे। ऐसे एक्सपीरियंस के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि हम तो बहुत ही कोई सिद्ध पुरुष, मैंने सोचा कोई सिद्ध पुरुष ये हैं, और अब मैं इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहता था। मैंने सोचा कि इन्होंने हमारी पूरी लाइफ बिल्कुल इतनी अच्छी कर दी है कि मुझे अब हमेशा जाना चाहिए गुरुजी के पास जब भी मौका मिले, जस्ट टू शो माई रेस्पेक्ट, टू शो माई ग्रेटिट्यूड। तो उसके बाद मैं रेगुलरली जाने लगा गुरुजी के पास। पर फिर मैं आता हूँ वापस पहली विजिट के बारे में। जब 28 दिसंबर था, पहली विजिट थी हम लोग की 1998 में। तो जब नीतू को लेके गए थे, जब मैं आपको बता रहा था, उस समय बहुत, जैसा मैंने बताया, बहुत भीड़ हुआ करती थी, और साथ में 2-3 लोग जाएं तो ये कहीं भी साथ नहीं बैठ पाते थे। कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, जहाँ पे थोड़ी जगह मिल पाई। पहली बार भी जब हम लोग गए थे तो मुझे अब अकेले बैठना पड़ा था, और मैं बड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है। वहां पे सब लोग पंजाबी बोलने वाले थे, पंजाबी के शब्द चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे पंजाबी में, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं फिट नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ हूँ। तो उसी समय मेरे बगल में पता नहीं कहाँ से कोई सज्जन आके बैठ गया। उन्होंने अपने को खुद ही इंट्रोड्यूस किया हिंदी में। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, और मैं गुरुजी के साथ 17 साल से हूँ, और जहाँ भी गुरुजी रहते हैं मेरा ट्रांसफर वहीं करवा देते हैं। तो मैं गुरुजी के साथ ही रहता हूँ, और गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको गुरुजी के बारे में बताता हूँ। और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया, और कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने बताई जो आपको नहीं मालूम है या हमें नहीं मालूम। ऐसी बातें बताई कि आप कहीं भी बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं सोचिए कि गुरुजी के पास ही आपको बैठना है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, आपको उन्हें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, और गुरुजी से कुछ पूछना भी नहीं है क्योंकि उन्हें सब मालूम है। गुरुजी से कुछ मांगना भी नहीं है, जो अच्छा होगा आपको दे देंगे। इसी तरह की चीजें वो बताते रहे, और बहुत साधारण सी चीजें थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बता रहे थे मुझे। ये सब चीजें हम लोगों ने किताबों में पढ़ रखा था भगवान के बारे में, परंतु मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लिसनिंग टू द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड। मुझे मन कर रहा था कि ये रोके ही नहीं, बताते ही जाएं। तो एक्सेप्ट फॉर सम इंटरप्शन, बीच में एक आध बार उठना पड़ा था जब गुरुजी ने बुलाया था या प्रसाद देना था। उसके अलावा मैं उन्हीं के पास बैठा था, और 2-2.5 घंटे समय रहा होगा। मुझे गुरुजी के बारे में कंटिन्यूअसली बताते रहे, और मुझे इतना अच्छा लगता रहा, इतना अच्छा लग रहा था कि आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दैट वाज 28 दिसंबर 1998। अगले दिन हम लोग फिर गए थे। उस दिन लोटा और चांदी का ओम लेके गए थे। उस दिन फिर मैं बैठ गया अलग कहीं जहाँ पे जगह मिली, और फिर वो सज्जन आके मेरे पता नहीं कहाँ से वो आ गए, और उन्होंने जगह बना ली, मेरे बगल बैठ गए, मेजर ज्ञान सिंह। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे मन कर रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं हो जब ये बता रहे हैं मुझे। And the same thing repeated on third day, on 30th December 1998. उसके बाद मेजर ज्ञान सिंह ने उस दिन पूछा हमसे कि आप कल आ रहे हैं, 31 दिसंबर है, गुरुजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए। उस समय मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा कल, क्योंकि हम लोग का कुछ और प्रोग्राम। तो खैर उस दिन हम लोग नहीं गए। तो मेजर ज्ञान सिंह के कारण मुझे जितना जानना था गुरुजी के बारे में, उन 3 दिनों मुझे सब कुछ ज्ञान मिल गया। उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहे, हर महीने, हर दूसरे महीने जब भी मौका मिलता था। इंडिया भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब मन चाहता था गुरुजी के दर्शन के, तो मैं प्रोग्राम बना के चला जाता था। टाइम बीतता गया। एक दिन मुझे याद आया, करीब 1-1.5 साल बीत गए होंगे, कि मेजर ज्ञान सिंह ने दिखाई दिए। उन्होंने कहा था कि वो गुरुजी के पास ही रहते हैं हमेशा, और 17 साल से गुरुजी को जानते हैं। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं
कभी दिखाई नहीं दी है। शुरू में मैंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि हर समय तो मैं नहीं रहता था गुरुजी की संगत में। कभी कभी जब हर महीने 2 महीने बाद जाता था, पर जब 1-1.5 साल तक नहीं दिखे तो मैंने सोचा लगा ये कुछ अजीब सी बात है। मैं पूछने लगा, फिर वहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, केवल गुरुजी के दर्शन के लिए जाता था। परंतु कुछ वहाँ सेवादार लोग थे जो हमेशा रहते थे, जैसे सिंगला साहब थे, कर्नल जोशी थे, इस तरह के लोग। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि आपको मेजर ज्ञान सिंह के बारे में मालूम है? कि मैंने उनको पहली बार जब आया था मैं तो उनसे मिला था, उसके बाद नहीं मिला। तो किसी को मेजर ज्ञान सिंह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मेजर ज्ञान सिंह तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो ऐसा था कि मेरे मन में गुरुजी के जानने के बारे में उत्सुकता थी, वो गुरुजी ने उसको उत्सुकता को सॉल्व कर दिया। जितनी मुझे जानना था गुरुजी के बारे में, उन 3 दिनों गुरुजी ने खुद ही बतवा दिया किसी के थ्रू। तो द लेसन इज कि अगर आपको कुछ गुरुजी के बारे में कुछ भी उत्सुकता है, उनके बारे में आपको जानना है, तो आपको परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गुरुजी खुद ही सब बतवा देंगे। गुरुजी विल क्रिएट द सिचुएशन वेयर यू लर्न एवरीथिंग अबाउट गुरुजी दैट यू नीड टू नो। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद मैं कभी कभी जाता था गुरुजी के पास। तो अगली बार जब मैं गया तो उस बार होटल से मैं सीधे चला गया गुरुजी के पास मिलने, अकेले। चाचा जी के साथ नहीं थे। तो मैंने टैक्सी से बोला कि भाई मुझे मेहरौली गुड़गांवा रोड लेके चलो। मैं उस समय सोच रहा था कि वो जो रोड एम्पायर स्टेट वाली है वो मेहरौली गुड़गांवा रोड, एक्चुअली वो दिल्ली गुड़गांवा रोड थी, पर चूंकि मेहरौली के बड़े चौराहे से जाती थी गुड़गांवा, मैं सोचा कि शायद ये मेहरौली से जाती है तो मेहरौली गुड़गांवा रोड होगी। खैर उस रोड पे गए हम लोग और मेहरौली से गुड़गांवा पहुंच गए और मुझे कोई रास्ते में कुछ एम्पायर स्टेट नहीं दिखाई दिया और कोई जान पहचान की चीजें भी नहीं दिखाई दी। तो मैं समझ गया कि मैं गलत जगह आ गया। फिर मैंने ड्राइवर से बोला कि भाई वापस ले चलो मेहरौली की तरफ। तो वो वापस बड़े चौराहे की तरफ चला। तो मेरे पास एक फोन नंबर था एम्पायर स्टेट का, जो चाचा जी ने मुझे दिया था कि कभी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। तो मैंने उस फोन को कॉल किया फोन नंबर पे, तो किसी ने उठाया और मैंने बताया कि मैं रास्ता गड़बड़ हो गया है मेरा और मैं इस समय मेहरौली गुड़गांवा रोड पे हूँ, आप बताइए मैं कैसे पहुंचूं एम्पायर स्टेट। तो जो सज्जन थे दूसरी तरफ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें डायरेक्शंस दिए, बहुत क्लियर डायरेक्शंस, और हम लोग पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तो संगत के बाद एंड में मैंने सोचा कि किसी ने मुझे इतने अच्छे डायरेक्शंस दिए थे, मैं उनको थैंक्स करूं। तो मैंने जो 5 कुछ सेवादार थे उन लोगों से पूछा कि भाई मेरा रास्ता गड़बड़ हो गया था, और मैंने जब फोन किया तो किसी ने बहुत अच्छी तरह मुझे डायरेक्शंस दिए, तो मैं उनसे मिलकर उनको थैंक यू करना चाहता हूँ। तो जिनसे पूछा तो बड़े आश्चर्य पे पड़ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो गुरुजी का आदेश है कि यहाँ पर एक बार जब संगत शुरू होती है तो फोन कोई नहीं उठाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने किसी दूसरे सेवादार से पूछा, तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि जब एक बार संगत शुरू हो जाती है तो यहाँ पे फोन कोई आंसर नहीं करता है। तो ऐसा था कि वो फोन तो गुरुजी ने अरेंज कर दिया था डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस मुझे मिल गया, मैं पहुंच गया, पर किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी ने वो फोन नहीं आंसर किया था। तो लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस, अगर आपके पास गुरुजी तक पहुंचने की अगर आपको श्रद्धा है और गुरुजी तक आप पहुंचना चाहते हैं केवल गुरुजी के लिए, उसके मतलब किसी और चीज के लिए नहीं, तो गुरुजी आपको पहुंचा देंगे। यू विल नेवर बी लॉस्ट। सो उसके बाद मैं धीरे धीरे जाता रहा, अक्सर ही गुरुजी के पास जब भी मौका मिलता था, हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद पहुंच जाता था। तो इस तरह 1 साल बीत गया। करीब दिसंबर की बात आपको बताऊं, दिसंबर ऑफ 1999, अ ईयर लेटर। तो उस समय मैं अकेले गया था, तो चाचा जी के साथ गया था गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में। तो उस दिन जब करीब आधी रात के समय गुरुजी बोलते हैं, अच्छा हम लोग 8-10 लोग बचे थे, तब गुरुजी ने कहा अच्छा बड़े मंदिर चलते हैं। तो मुझे उस समय ये भी नहीं मालूम था कि कोई बड़ा मंदिर भी है, क्योंकि मैं बस जाता था गुरुजी के दर्शन करता था और चला आता था, किसी से बात मैं नहीं करता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था सोशलाइजेशन का, मैं केवल गुरुजी के दर्शन के लिए जाता था, टू शो माई रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। तो मुझे उस दिन पता चला कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर भी है। तो चाचा जी ने कहा चलो मुझे मैं अपनी कार में लेके चलता हूँ तुम्हें। तो चाचा जी की कार में गए। रास्ते में करीब आधे घंटे का रास्ता था और मेरे चाचा जी बहुत ही गुस्सा थे उस दिन। वो कहने लगे ये गुरुजी सबको आशीर्वाद दे देते हैं, सबको ब्लेस कर देते हैं, गुरुजी कभी सोचते नहीं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, जो भी आता आशीर्वाद देते रहते हैं। और मुझे फिर पता चला चाचा जी से कि उस दिन एक लेडी IAS ऑफिसर थी जो बहुत ही, शी वाज वेरी नोटोरियसली करप्ट, वेरी करप्ट, they said that most corrupt in India at that time। उनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो रही थी और उसमें वो आके गुरुजी के दर्शन कर रही थी, और एज यूजुअल उनकी जब भी इंक्वायरी उनके अगेंस्ट होती थी वो आती थी गुरुजी के पास, और गुरुजी की कृपा से वो इंक्वायरी वगैरह खत्म हो जाती थी, वो उनका कुछ नहीं होता था। तो बहुत ही नाराज थे हमारे चाचा जी। उनका बेटा CBI में था, मेरा कजिन, तो इसलिए उनको मालूम था कि इंक्वायरी वगैरह हो रही हो। तो एनीवे, तो
बहुत ही गुस्सा थे। आधे घंटे तक वो बहुत ही नाराज थे कि गुरुजी को पता नहीं क्यों सबको गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन समाज के लिए अच्छा है कोई को समाज के लिए बुरा है, कुछ लोगों को तो जेल में रहना चाहिए बाहर रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहे। फिर मुझे भी एक शंका थी, मैंने भी बताया चाचा जी मुझे एक शंका ये है कि गुरुजी की संगत में सब ऊंचे ऊंचे लोग मुझे दिखाई देते हैं, आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, IAS के बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग, पैसे वाले लोग, मुझे यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं दिखाई देता। तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि गुरुजी की संगत में गरीब ऑर्डिनरी लोग क्यों नहीं आते हैं। खैर उस दिन हम लोग पहुंचे बड़े मंदिर, हम लोग पहले पहुंच गए थे, गुरुजी की कार बाद में खड़ी थी, तो हम लोग ऐसे बाहर बड़े मंदिर के बाहर खड़े थे, अंधेरा था बहुत। गुरुजी की कार थोड़ी देर में आई और गुरुजी के हम लोग के बगल से गुजरे, करीब 5-7 कदम आगे जाके गुरुजी एकदम रुके और एकदम पलट के मेरी चाचा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महापुरुषों की कृपा हर पर बरब्बर। Those were his exact words and he said it very sternly। और चुपचाप फिर गुरुजी मुड़ते हैं और चले आते हैं बड़े मंदिर के अंदर। तो दैट वाज अ ग्रेट लेसन। गुरुजी ने स्वयं बता दिया कि उनकी कृपा जो है वो हम सब पर बराबर है। There is no discrimination. We are all equal in front of him। हम सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, हम सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। खैर उस दिन हम लोग अंदर गए तो बहुत ही कम लोग थे, हम लोग 8-10 ही लोग थे। तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर चाचा ने मुझे कहा पीछे देखो, तो मैंने पीछे देखा तो पीछे करीब 10-12 लोग वेरी पुअर वर्कर्स टाइप लोग थे, बैठे हुए थे, शायद वहाँ पे काम करने वाला होंगे, आसपास गांव के लोग होंगे। तो उस दिन मेरी जो शंका थी दूसरी, उसका समाधान हो गया। मैंने देखा कि हम 8-10 लोग एम्पायर स्टेट से जो गुरुजी लेके आए थे वो भी थे और पीछे 8-10 लोग और थे जो कि बहुत साधारण लोग, गरीब मजदूर टाइप लोग थे। तो गुरुजी ने उस समय दिखा दिया कि उनकी संगत में सब तरह के लोग रहते हैं। तो those were the lessons I learned that day। उसके बाद एक बहुत somewhat humorous incident हुआ, वो आपको शेयर करता हूँ। humorous और लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे तो बहुत embarrassment हुआ था। गुरुजी के यहाँ मैं जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी की इतनी कृपा है और गुरुजी कुछ लेते वेते नहीं है, उनको कुछ दिया नहीं जा सकता है, तो पता मैं उनको कैसे बताऊं कि मतलब कैसे अपनी एक्सप्रेस करूं ग्रेटिट्यूड गुरुजी के लिए। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी आप आइए सिंगापुर, हमारे पास रहिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद समय बीतता गया, मैंने कहा कि मैं सोचने लगा, गुरुजी ने कह तो दिया कि हाँ वो जरूर आएंगे, परंतु पता नहीं कब आएंगे, तो ये भी पूछना चाहिए कब आएंगे। तो फिर मैंने पूछा, गुरुजी आप कब आएंगे? तो गुरुजी कहते हैं 1 साल में आऊंगा। तो मैंने कहा चलो ये बड़ा अच्छा है, गुरुजी ने टाइम बता दिया। फिर समय बीतता गया, अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा कि अब गुरुजी आएंगे तो मुझे कुछ गुरुजी के लिए इंतजाम करना पड़ेगा ना, उनका टिकट वगैरह चाहिए, उनका कुछ सब अच्छी तरह इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। फिर मैं दुविधा में पड़ गया। मैंने सोचा कि गुरुजी के पास पासपोर्ट है कि नहीं, पहले ये पता करूं पासपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो पहले मैं पासपोर्ट बनवाऊं गुरुजी का, तो फिर उसके बाद टिकट वगैरह का इंतजाम करूंगा। तो एक दिन मैंने गुरुजी से चुपचाप बैठे थे, मैंने गुरुजी के पास बगली में बैठा था, मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आपके पास पासपोर्ट है? मैंने बहुत धीरे से पूछा और गुरुजी इतनी कस के हंसे, इतने ठहाका लगा के हंसे। मैंने सोचा इतनी कस के हंसे, मुझे लग रहा था कि अपने सिंहासन से गिर न जाए, और इतनी कस के हंस रहे थे और सबको बोल रहे थे चारों ओर देख के, ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं, और फिर हंसते थे, फिर बार बार रिपीट करते थे कि ये मुझसे पूछ रहा है मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं, और हंसते थे। तो मैं बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा था। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता नहीं मुझे पूछना नहीं चाहिए था। तो मैं चुपचाप बैठ गया। मुझे फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी गुरु से पूछने की कि गुरुजी आप कब आएंगे। और समय बीतता गया। एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। उस समय ऑस्ट्रेलिया भी मेरी रीजन था, पूरा एशिया पैसिफिक मेरा रीजन था रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यूजुअली मैं ओवरनाइट फ्लाइट लेता था, उसमें समय वेस्ट नहीं होता था, मतलब रात में चलता था, सुबह पहुंच जाता था, काम शुरू हो जाता था। तो नाइट फ्लाइट थी मेरी। तो नीचे एक टैक्सी, हम लोग की हमेशा एक टैक्सी मर्सिडीज आती थी बड़ी अच्छी। मैं गया, टैक्सी के अंदर घुसा एयरपोर्ट जाने के लिए, और मुझे जब टैक्सी के अंदर बैठा मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बड़े बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। पता नहीं कैसा गुरुजी ने उसमें क्रिएट कर दिया था। इतनी अच्छी सुगंध थी, इतना अच्छी कुछ था उसमें एनवायरनमेंट जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और मुझे बिल्कुल लगा कि मैं बिल्कुल स्वर्ग में आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं काफी आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। टैक्सी चली एयरपोर्ट की तरफ, आधी रास्ते पहुंच के मुझे थोड़ा होश आया। तो मैंने ड्राइवर से पूछा तुमने क्या टैक्सी में कुछ परफ्यूम वगैरह रखा हुआ है क्या? तो ड्राइवर ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो गुरुजी हैं, और गुरुजी ने कहा था 1 साल में आएंगे, तो आज जरूर 1 साल हो गया होगा। तो गुरुजी आ गए उस दिन। तो लेसन फॉर मी वाज कि हम तो भूल जाते हैं, पर गुरुजी के महावाक्य हो। गुरुजी ने एक बार जो कर दी तो वो होना ही है। एक बार उन्होंने कह दिया कि 1 साल में आएंगे, तो वो आ गए।
और आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ एक अच्छा इंसिडेंस हुआ जिसमें काफी बड़ी अच्छी एक लेसन था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाता था थर्सडे को, सिंगापुर से थर्सडे को सीधे एयरपोर्ट से चला जाता था, गुरुजी के दर्शन करता था, फिर फ्राइडे सैटरडे संगत में जाता था, और संडे को मेरी रात को वापस फ्लाइट होती थी, और संडे की फ्लाइट से करीब 11:15 साढ़े 11 बजे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट होती थी, उस समय वापस आ जाता था। तो संडे की जब मैं संगत में जाता था तो मैं करीब 9 बजे वहां से उठ जाता था संगत से, और टाइम से पहुंच जाता था एयरपोर्ट करीब 1.5-2 घंटे पहले अपनी फ्लाइट के लिए। पर उस दिन जब मैं गया, एक दिन करीब 2003 या 2004 की बात है, तो मेरे मन में यह आया कि मैंने कहा मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, गुरु के घर जा रहा हूँ, तो मुझे अपनी मन से नहीं उठना चाहिए, जब गुरु जी बताएं तभी मुझे उठ के जाना चाहिए वहां से। तो उस दिन मैं सोच के बैठ गया कि जब मैं गुरु जी जब आज्ञा देंगे खुद ही, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से। तो मैं बैठा रहा। उस दिन मेरे चाचा जी भी साथ थे वहां पर, और श्रीमती जी भी थी, और भी लोग थे फैमिली के, उस दिन काफी लोग थे। तो टाइम बीतता गया, करीब 9 बज गए, फिर 9:30 बज गए। मेरे चाचा बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और बड़े टाइम के लिए पंक्चुअल हैं, वो मेरे पीछे ही बैठे थे। मुझसे उन्होंने कहा, शो उठो जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर तक उन्हें इग्नोर करता रहा, पर उन्होंने कई बार जब कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि हमारे फैमिली एल्डर हैं, आई मस्ट रेस्पेक्ट हिज विशेस। तो मैं उठा, गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गया, तो गुरुजी ने तुरंत कहा तेरी फ्लाइट कैंसिल। और मैंने गुरुजी को बताया भी नहीं था कि मैं उस दिन जा रहा हूँ, और गुरुजी कह के हंस दिए। तो मैं फिर आके वापस बैठ गया। मैंने चाचा जी से बोला, चाचा जी गुरुजी कहते हैं फ्लाइट कैंसिल। खैर उसके बाद बैठा रहा वहां और काफी देर हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे खुद ही बुलाया, कहा अब जाओ। देन आई लेफ्ट। और उस समय करीब एट द मोस्ट एक सवा घंटे बचे होंगे फ्लाइट के। उस समय आधे घंटे तो पहुंचने में लगता था एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में पहुंचा, पुराना एयरपोर्ट है। उस समय वहां एंट्री के लिए 4 गेट हुआ करते थे, छोटा सा एयरपोर्ट था, और बड़ी भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, और बड़ा केओस रहता था, बहुत टाइम लगता था अंदर घुसने में एयरपोर्ट के। उस दिन भी मैंने देखा कि भीड़ बहुत है, जैसे हमेशा भीड़ होती थी, लोग भरे हुए हैं, और इतना डिसऑर्गेनाइज केओस जैसा हमेशा रहता है वैसे ही है। परंतु मैंने ये देखा कि जो 4 गेट्स हैं जो अंदर के, वो खाली हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमारा गेट नंबर 2 से मैं अंदर जाता था, सिंगापुर एयरलाइंस का अंदर काउंटर रहता था, 2 या 3, मेरे ख्याल 3, गेट नंबर 3 शायद था। तो मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ सिंगापुर एयरलाइंस का कोई काउंटर ही नहीं है। वहाँ उनका साइनेज रहता था, साइनेज भी नहीं था। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। वहाँ पे पुलिस का कांस्टेबल बैठे रहते हैं, पुलिस वाले लोग जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। तो मैंने घूम के उनसे पूछा कि यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था। तो उसने कहा आपको देर हो गई है, तो उन्होंने काउंटर अब बंद कर दिया है, पर आप जाइए, हो सकता है वहाँ पे पूछिए। तो मैं आगे बढ़ा, तो मैं जहाँ पे काउंटर था उनका वैसे साइनेज तो नहीं था, वहाँ पे मैं उस तरफ गया। मैं तुरंत पीछे से एक आदमी आता है, वहाँ एक केबिन था, उसे मेरा नाम लेके बोलता आप मिस्टर MP सिंह। मैंने कहा हाँ। तो उसने तुरंत मुझे बोर्डिंग पास दे दिया मेरा फ्लाइट का। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे, मतलब ये मेरे लिए वेट ही कर रहा था ऐसे जैसे। उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन थी। इमिग्रेशन में बहुत ही टाइम लगता था, बहुत भीड़ रहती थी, ये बड़ा केओटिक मामला रहता था हमेशा। और एयरपोर्ट भरा हुआ था, लोग भरे थे, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने इमिग्रेशन की लाइन पे देखा तो करीब 6-7 रोज थी, और बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं था उस रो में, किसी भी रो में। और एयरपोर्ट भरा हुआ है, लोग हर तरफ भरे हुए हैं जैसे पहले रहते थे, परंतु इमिग्रेशन की सब लाइन खाली। मैं आराम से इमिग्रेशन के थ्रू चला गया। कस्टम में तो टाइम नहीं लगता था, उसके थ्रू चला गया। फिर उसके आगे सिक्योरिटी के 2 गेट हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे बहुत गेट से, और उसमें बड़ी लंबी लाइनें रहती थी सिक्योरिटी के थ्रू क्लियर होने में। और उस एयरपोर्ट में भरे हुए थे लोग, परंतु वो दोनों जो सिक्योरिटी के गेट थे, उस गेट पे कोई भी नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आराम से सिक्योरिटी के थ्रू गया, अपने फ्लाइट के गेट तक पहुंचा, और आराम से फ्लाइट मैंने बोर्ड करी। मैं लास्ट था मेरे ख्याल से, और मेरी फ्लाइट में बैठा। उसी के 2 मिनट बाद उन्होंने गेट, मतलब प्लेन का गेट बंद कर दिया, डोर बंद कर दिया, और प्लेन टुक ऑफ। तो मुझे अधिक से अधिक बाहर से अंदर थे अपने एयरप्लेन तक जाने में 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। आराम से मैं बैठा। और अगले दिन जब मैं पहुंचा, सुबह पहुंचा, तो मैंने उषा को कॉल किया। उषा उस समय सिंगापुर में, दिल्ली में थी। तो मैंने उषा को बताया अपना एक्सपीरियंस। मैंने कहा उषा, गुरुजी को बोलना, गुरुजी को धन्यवाद देना जाके आज, कि मेरी फ्लाइट गुरुजी इतनी अच्छी तरह अरेंज करवाई कि मुझे इतनी कन्वीनियंटली कहीं भी नहीं रुकना पड़ा, और मैं 10-15 मिनट में अपना आराम से बैठ गया प्लेन के अंदर जाके, और वापस। तो उषा ने मुझे बताया कि वो अगले दिन जब गुरुजी के पास दरबार में गई,
उन्होंने गुरुजी का पैर छुआ तो गुरुजी ने खुद ही बोला, अंकल की फ्लाइट कैसी थी, ठीक थी ना? तो मतलब गुरुजी ने खुद ही अरेंज किया था सब कुछ, एंड जस्ट टू मेक श्योर गुरुजी ने खुद ही बता भी दिया और पूछ भी लिया कि गुरुजी की मतलब फ्लाइट ठीक थी कि नहीं। पर देखिए लेसन उसमें आपको शेयर करता हूँ, मुझे कुछ समय लगा खुद ही समझने में। उस दिन मेरे मन में विचार आया था कि मैं गुरुजी जब कहेंगे तभी मैं यहाँ से उठूंगा। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था डिसीजन। मेरा डिसीजन खुद अपना नहीं था कि मैं किस दिन अपने से जाऊंगा। तो बेसिकली विदाउट रियलाइजिंग मैंने सरेंडर कर दिया था। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ सरेंडर, दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। जब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया तो एकदम मिराकुलस चीजें हुई। अपने से जाता तो ऐसे कभी नहीं हो सकता था। तो लेसन उसमें यह हम सब के लिए कि आप गुरुजी से कुछ मांगिए नहीं, गुरुजी पे छोड़ दीजिए। अगर आप गुरुजी पे छोड़ देंगे तो सब कुछ जितना अच्छा हो सकता होगा गुरुजी सब कुछ अरेंज कर देंगे। अगर आप कुछ मांगेंगे तो जो आपको मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, परंतु वो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो। तो गुरुजी खुद ही कहते थे मानो, मांगो मत। तो गुरुजी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। तब गुरुजी पे जाइए, श्रद्धा से प्यार से बैठिए, गुरुजी का मेडिटेशन करिए और गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगिए। और आपको कुछ और इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार हम लोग श्रीलंका गए थे 2001 या 2002 में वेकेशन के लिए बच्चों के साथ। विंटर में हमेशा बच्चे विंटर में स्प्रिंग ब्रेक में हमेशा आ जाते थे, समर में, और हम लोग सब लोग हमेशा गुरुजी के पास जाते थे। तो इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग श्रीलंका देख लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, उसके बाद गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे और बच्चे वापस चले जाएंगे यूएस। बच्चों उस समय यूएस में थे, कॉलेज में। तो हम लोग, पर जब मैं प्लान बना रहा था तो मैंने ये ध्यान दिया कि दिल्ली में अक्सर कोहरा बहुत होता है। दिसंबर का समय था और फ्लाइट्स वगैरह अक्सर गड़बड़ होती रहती है। तो मैंने ये अलाउड नहीं किया था कि फ्लाइट गड़बड़ हो सकती है। तो मेरा प्लान ऐसा था कि 29 को रात को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे कोलंबो से। 30 दिसंबर की मॉर्निंग हम लोग टैक्सी से जाएंगे दिल्ली से जलंधर। उस समय गुरुजी जलंधर में थे और फिर गुरुजी के दर्शन करेंगे और 31 की सुबह वहां से जलंधर से वापस दिल्ली आ जाएंगे। 31 की रात की हमारी फ्लाइट थी। 1 को हम लोग सुबह सुबह पहुंचेंगे सिंगापुर और फिर 1 की आफ्टरनून की फ्लाइट थी बच्चों की वापस यूएस जाने की। तो हमारे जो हमने प्लान बनाया था उसमें ये गुंजाइश नहीं थी कुछ डिले वगैरह की। अच्छा, जब कोलंबो में पहले तो नहीं सोचा, पर जब मैं कोलंबो में अपनी फ्लाइट पे बैठा तो हम और परिवार के साथ, तब मैं ये सोचने लगा कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर दिल्ली में अगर कोहरा हो तो सब प्लान मेरा गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे, पता नहीं फ्लाइट कहाँ चली जाए। खैर मैं मनाता रहा कि गुरु सब ठीक ही रहे, मैं सोच रहा था। परंतु जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो फ्लाइट जब लैंडिंग करने की कोशिश करी तो उसने लैंडिंग अबॉर्ट कर दी, मतलब लैंड नहीं कर पाया, फिर ऊपर आ गया प्लेन। और फिर पायलट इंटरकॉम में आके बोलता है कि इस समय दिल्ली में बहुत फॉग है, कोहरा बहुत ज्यादा है। मैंने एक बार कोशिश करी लैंड करने के लिए पर मैं लैंड नहीं कर पाया, एक बार और कोशिश करूंगा। मैं मना रहा था गुरुजी से, गुरुजी कुछ करिए, अब लैंड करवा दीजिए। खैर दूसरी बार भी उसने कोशिश करी, लैंड नहीं कर पाया। बहुत मुझे बहुत झटका लगा कि फिर नहीं लैंड कर पाया। उसके बाद इंटरकॉम में आके पायलट बोलता है कि हम लोग को ऑर्डर दिया गया है कि वी हैव टू गो टू अहमदाबाद। अब मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा अब तो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे तो अब गुरुजी के दर्शन कैसे करेंगे अगले दिन जलंधर में जाके। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, मेरे परिवार के सभी लोग कर रहे होंगे कि गुरुजी किसी तरह से कुछ करवाइए जिससे आपके दर्शन हो पाए कल। और उसी समय पायलट फिर से आया इंटरकॉम में और पायलट ने कहा कि द कंट्रोल टावर हैज आस्क्ड अस टू कम बैक, द फॉग इज लिफ्टिंग, सो वील ट्राई वंस मोर। बहुत मैं खुश हुआ, मैंने कहा शायद देखिए शायद हो जाए। और उस बार वो लैंड कर गया, प्लेन लैंड कर गया। उसके लैंड जब कर गया उसके बाद वो इंटरकॉम में आके पायलट बोलता है कि द फॉग हैज अगेन कम डाउन एंड नाउ दे हैव क्लोज्ड द एयरपोर्ट। तो बस कुछ ही मिनट के लिए एक मौका था जिसमें हम लोग
लैंड कर गए दिल्ली में। उसके बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। हम लोग बहुत खुश कि अब तो पहुंच जाएंगे जालंधर अगले दिन और गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। खैर हम लोग टैक्सी से अगले दिन जालंधर पहुंचे। जब गुरुजी के मंदिर में गए, जालंधर मंदिर में, जो ही गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी हंस के बोलते हैं, हाँ बताओ सबको कैसे तुम्हारी फ्लाइट मैंने लैंड करवाई। तो देखिए, अगर मन में शंका थी कि अगर ये कोइंसिडेंस रहा होगा कैसे फ्लाइट लैंड करवाई, तो गुरुजी ने उस कोइंसिडेंस का समाधान कर दिया, बता दिया उन्होंने कि उन्होंने फ्लाइट लैंड करवाई नहीं। तो ये गुरुजी कहते थे कभी कभी कि मेरी शक्ति लगती है, और लोग कहते हैं कोइंसिडेंस, लोग समझ नहीं पाते। तो एनीवे, द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, इसकी बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिस पर गुरुजी की कृपा से होती हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कोइंसिडेंस था, लकी थे हम लोग, ऐसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरुजी की कृपा जब होती है तभी ये सब बहुत सी चीजें संभव होती हैं। तो दैट्स अनदर लेसन दैट इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। आपको अपने काम की बातें भी कुछ बताता हूं। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में, और 96 जनवरी में हम लोग सिंगापुर गए थे। और उसके बाद काफी परेशानियां हुई मुझे काम में, क्योंकि सिंगापुर में मैं अपने डिवीजन से मैं पहला था वहां पर, और सब स्टार्ट वगैरह मुझे ही करना था, प्लांट लगाने थे, बिजनेस स्टार्ट करना था। तो काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे, ठीक नहीं हो पा रहे थे काम। पर एक बार जब गुरुजी के दर्शन हो गए 98 दिसंबर में, उसके बाद तो काम इतनी अच्छी तरह होने लगा कि मैं खुद ही नहीं विश्वास कर पा रहा था। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं ही इतना अच्छी तरह काम कर रहा हूं कि मैं इतना सफल हूं। सफलता के ये था, आपको बता दूं कि जैसे हम लोग का प्लान होता था, जैसे बुकिंग्स प्लान, मतलब ऑर्डर्स के जो प्लान होते हैं, तो साल का प्लान मेरा 5 ही 6 महीने में हो जाता था। 5 ही 6 महीने में जितने एनुअल प्लान मेरा होता था वो हो जाता था, और जितना शिपमेंट्स का प्लान होता था, बिलिंग्स का, वो करीब 8-9 महीने में हो जाता था। हर ईयर आफ्टर ईयर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि इवन माय कंपनी कुड नॉट बिलीव, यू नो। एंड मेरे जितने रिव्यूज थे, दे वर ऑलवेज वेरी टॉप रिव्यूज। तो एक बार फोन से रिव्यू कर रहे थे, क्योंकि अक्सर हम लोग फोन से रिव्यू करते थे, क्योंकि मैं सिंगापुर में था, मेरा बॉस यूएस में था, तो अक्सर फोन ही से बात हो जाती थी। तो रिव्यू हो रहा था मेरा, फोन से बॉस रिव्यू कर रहा था। उस रिव्यू में फोन से इतनी कस के सुगंध आने लगी गुरुजी की कि बहुत ही पूरा कमरा जो था, रात का समय था, उस समय यूएस में दिन था, मेरे सिंगापुर में रात थी। तो ऑफिस में बैठा था, पूरा ऑफिस पूरी गुरुजी की सुगंध से भर गया। ये उस समय हो रहा जब मेरा बॉस रिव्यू कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे सब बहुत अच्छा अप्रेजल दे रहा है। और वो जो फोन, जो प्लास्टिक का फोन था, उसमें सुगंध भरी हुई थी। इतनी सुगंध भरी हुई थी कि मैंने उसका प्लास्टिक फोन का जो हैंडसेट होता है, मैंने वो निकाला, मैं घर लाया उसे दिखाने के लिए उषा को, कि देखो गुरुजी की कृपा, देखो फोन को आज गुरुजी ने सुगंधित कर दिया। अच्छा, मेरी बेवकूफी खुद की मैं अपने एडमिट कर रहा हूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस समय, तभी तक भी, कि जितना मेरा काम अच्छा हो रहा है ये गुरुजी की कृपा से हो रहा है। गुरुजी ने बता भी दिया रिव्यू के समय, पर फिर भी मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं यही सोच रहा था कि बस गुरुजी ने मतलब एक मिरेकल दिखा दिया फिर से, कि प्लास्टिक में से भी गुरुजी की सुगंध आ रही है। परंतु ये समझ नहीं पा रहा था मैं कि गुरुजी की कृपा है। ये बहुत मुझे समय लगा, कई साल लगे, तब मुझे समझ में आया कि जो इतना अच्छा काम हो रहा था, सब हो रहा था, ये गुरुजी की कृपा थी। अच्छा, वो प्लास्टिक फोन जो था मैंने घर पे रखा, उसका हैंडसेट, उसमें करीब 2-3 हफ्ते तक गुरुजी की खुशबू थी। एक दिन करीब, ये 2004 समर की बात है, हम लोग उस समय, मैं इंपीरियल होटल में ठहरता था हमेशा जब जाता था, तो हम लोग गुरुजी की संगत में जाना था, पूरा परिवार भी था, नहीं परिवार नहीं था, उषा थी साथ में, और मैं शावर मतलब नहा रहा था संगत की तैयारी के लिए। उसी समय मेरे बॉस का फोन आया यूएस से। मेरा बॉस कहता है, ये उस समय वो फ्राइडे का दिन था, और मेरा बॉस कहता है तुरंत यूएस आओ, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे यूएस में तुम्हारे लिए बुलाया जा रहा है, फॉर योर अपॉइंटमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट।
और मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था। मैं सिंगापुर में बहुत खुश था। मुझे बॉस कह रहा था कि बहुत तुम्हारी ये इनकम ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे, पर्च बढ़ जाएंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा मैं बिल्कुल अच्छी तरह हूँ यहाँ पर, यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप मुझे यहाँ से हटा देंगे तो जो इतनी मेरे पोटेंशियल जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया वो डिसरप्ट हो सकता है, तो मुझे यहाँ छोड़ दीजिए अभी यहाँ। पर मेरे बॉस देन ही बेसिकली बेग्ड, ही सेड नो यू हैव टू कम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट। उस समय ऐसा हुआ था कि जो अपॉइंटमेंट जिसको देना चाहते थे उसने वो घबरा के उसने मना कर दिया था, क्योंकि वो फाइनेंशियल आदमी था, ये ऑपरेटिंग वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन थी, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था अपॉइंटमेंट। और जितने नाम हमारे बॉस ने और लोगों के दिए थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो मेरी मतलब उस हेडक्वार्टर्स ने उसे किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, केवल मेरा नाम एक्सेप्ट किया था। एनीवे, उस दिन गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दरबार, गुरुजी के जो ही मैंने पैर छुए, गुरुजी कहते हैं इनकम डबल। तो समझ में आ गया कि गुरुजी की कृपा से ये सब हो रहा है। पर मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सिंगापुर में रहूं, आपके दर्शन होते रहें कभी कभी, मैं यहाँ यही पर बहुत सुखी हूँ, वापस नहीं जाना चाहता। तो गुरुजी एकदम चुप हो गए। फिर गुरुजी ने सोचा 5-10 सेकंड, फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा घूम के आ जा। तो मेरी फ्लाइट थी, फिर संडे को मैं यहाँ से निकला दिल्ली से, संडे की रात को पहुंच गया यूएस। अगले दिन जब मंडे में अपने प्रेसिडेंट से मिलने गया, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तब मुझे पता चला कि जिसने घबरा के अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं किया था, उसको जब ये पता चला कि मैं आ रहा हूं और मुझे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो उसने कहा कि तुरंत अपना माइंड चेंज कर लिया। ये सब गुरुजी की कृपा है, और उसने अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लिया। तो ठीक है, मैं जैसा गुरुजी ने कहा, तो मैं घूम के वापस आ गया यूएस से। पर उनकी कृपा थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिलवाया था, और जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाने का मन है, तो मेरी बात भी मान ली गुरुजी ने, कहा कि ठीक है घूम के आ जाओ, कोई बात नहीं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती रही। अब आपको एक अपनी बहुत बड़ी गलती, बहुत गलतियां भी मुझसे होती रही, तो एक आध गलतियों के बारे में बता देता हूँ। बहुत सी मैंने गलतियां करी हैं, पर एक गलती तो ऐसी है कि गुरुजी जब कुछ कहते हैं तो उसे करना चाहिए तुरंत, उसको ज्यादा उसमें सोचना नहीं चाहिए। और गुरुजी खुद बता चुके थे, गुरुजी ने कहा जब यहाँ पे जब आओ तब दिमाग बाहर छोड़ के आओ, जैसे जूता उतारते हो दिमाग भी वहीं छोड़ दो। मतलब गुरुजी के कहने का मतलब था कि जब आओ तो ज्यादा फिर जो मैं कहता हूँ उसे एनालाइज नहीं करो, उसे जो मैं कहता हूँ तुरंत उसे स्वीकार करो एंड जस्ट एक्ट ऑन इट। वैसे इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ गया था, पर प्रैक्टिकली मैं नहीं समझ पाया था। तो एक दिन फोन आया मेरे चाचा जी का, 2003 की शायद बात है या 2002 की, 2003 मेरे ख्याल से। चाचा जी ने कहा कि गुरुजी कहते हैं तुरंत आओ और औरंगजेब रोड में एक फ्लैट खरीदो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि औरंगजेब रोड में फ्लैट क्या मैं कैसे लूंगा और किस कारणवश मुझे लेना पड़ेगा। खैर मैं आया एक दो हफ्ते बाद, और जो ही मैंने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी कहते हैं औरंगजेब रोड का फ्लैट ले ले। अब मैं कुछ बोला नहीं, पर मुझे दुविधा में था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पे दिल्ली में रियल एस्टेट मार्केट कैसे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, मतलब यहाँ किसको मैं कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं मालूम था। मेरी एक कजिन सिस्टर है, वो थोड़ा रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड रहती थी, उससे जानकारी थी। तो 1-2 दिन बाद उससे मैं मिला, वो मेरा लंबा स्टे था उस बार। तो उससे मैंने कहा कि गुरुजी ने बताया कि औरंगजेब रोड में कोई फ्लैट खरीदना है, मुझे मालूम ही नहीं औरंगजेब रोड में फ्लैट कौन सा है और मैं कैसे खरीदूं। तो वो मेरी कजिन तो थी, वो गुरुजी की संगत में नहीं जाती थी, पर उसे जानकारी थी कुछ लोगों की जो गुरुजी की संगत में जाते थे। तो उसने कहा वो विपी को बोलो, विपी सब जानता है। तो विपी गुरुजी के सेवादारों में हमेशा रहता था। तो अगले दिन जब मैं गुरुजी की संगत में गया तो मैंने विपी से बोला कि मैंने कहा गुरुजी ने बोला औरंगजेब रोड में फ्लैट खरीदने को, मुझे कुछ फ्लैट दिखा सकते हैं। विपी को मालूम था कि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ, मुझे नहीं मालूम था। विपी ने बोला हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा, कल 11 बजे तैयार रहिए आप, मैं आके आपको ले चलूंगा और फ्लैट दिखा दूंगा। तो अगले दिन 11 बजे
मेरे होटल में विपी आए, मुझे लेके गए औरंगजेब रोड। वहां पर औरंगजेब रोड पे एक ही बिल्डिंग है जिसपे प्राइवेट फ्लैट्स अवेलेबल थे, वो अंसल्स की बिल्डिंग है। पूरे ल्यूटेंस दिल्ली में बस 2 ही फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है, एक पृथ्वीराज रोड पर वो टाटा की बिल्डिंग है और एक अंसल्स की बिल्डिंग औरंगजेब रोड पर है। तो विपी ने मुझे समझाया, विपी ने कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे, फ्लैट तो कभी यहाँ अवेलेबल ही नहीं होते हैं, पर इस समय 3 फ्लैट्स अवेलेबल है। और ये देखिए गुरुजी की कृपा। उसने फिर विपी ने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट, पर आपको तुरंत उस पर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये फ्लैट तो आते ही नहीं है मार्केट में, ये तो तुरंत बिक जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज 3 फ्लैट मुझे अवेलेबल मिल रहे हैं जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। खैर मैं देखने गया फ्लैट बहुत सुंदर, बड़े अच्छे लगे मुझे, पर मैंने वही गलती कर दी, वही दुविधा में पड़ गया कि मैं फ्लैट लेके करूंगा क्या। फिर मैंने हिसाब किताब शुरू किया कि मैं आता हूँ दिल्ली तो मेरा $300-400 का खर्चा होता है पर डे। यूजुअली मैं इतने दिन साल में रहता हूँ दिल्ली, तो इतना मेरा खर्चा है। और ये फ्लैट का दाम उस समय 3 करोड़ रुपए था। मैंने कहा अगर 3 करोड़ रुपए का अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, इसका इंटरेस्ट मिले तो मेरे इतना मिल जाएगा, और ये ज्यादा होगा, तो खर्चा तो इतना नहीं है मेरा दिल्ली में आने का। तो मैंने कहा फाइनेंशियली तो इट डजंट मेक एनी सेंस। वो मेरी बुद्धि थी, इस समय गड़बड़ हो रही थी, तो सोच नहीं पा रहा था कि समझना ये चाहिए था मुझे कि गुरुजी ने जो बोला तुरंत करो, पर वही गलती करी मैंने। गुरुजी ने कहा था कि जूते के साथ दिमाग भी बाहर रख दिया करो, मैंने जूते के साथ दिमाग अपना बाहर नहीं रखा था। मैं उसको एनालाइज करने लगा, ओवर एनालाइज करने लगा। फिर मैं उस समय सोचने लगा कि मैं अगर गुरुजी वहां पर अपना संगत करें तो मैं फ्लैट ले लेता हूँ, क्योंकि एक फ्लैट जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अगर संगत करेंगे ये बड़ा अच्छा है, बाहर से लोग सीधे एंटर कर लेंगे, बिल्डिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां स्लाइडिंग डोर से बाहर एंटर करने के लिए उसमें बाहर लोग जूता उतार सकते हैं। तो मैंने कहा कि पूछूं कैसे। गुरुजी से मैं बात नहीं कर पाता था, क्योंकि गुरुजी पंजाबी जो बोलते थे वो अपने गांव वाली पंजाबी बोलते थे और बहुत तेजी से बोलते थे, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, और बहुत ही कम समझ में आता था। थोड़ा बहुत समझ जाता था, बहुत कम। तो मैं गुरुजी से बात करने में बहुत हिचकता था। मैंने कहा मैं पूछूंगा तो पता नहीं गुरुजी क्या बताएंगे, मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैंने कहा किसी और से पूछते हैं। वो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने वहां पे एक मिस्टर सिंगला थे जो गुरु जी के सेवादार थे, मैंने कहा इनसे पूछूं, इनको सब मालूम रहता है। तो मैंने सिंगला से पूछा, मैंने कहा अगर गुरुजी चेंज करना चाहते हैं एम्पायर स्टेट से तो मैं एक फ्लैट खरीद लूं, वहां पे गुरुजी अपनी दरबार लगाएंगे। तो सिंगला हंसने लगे, कहने लगे गुरुजी यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं भी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तब मैं क्या करूंगा खरीद के। तो मैंने वो फ्लैट खरीदा नहीं, बीपी को बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना। तो अच्छा उस समय देखिए, उस समय उसका दाम था फ्लैट का 3 करोड़ रुपए, इस समय पता नहीं होगा 20-25 करोड़ रुपए। तो गुरुजी जो मेरे लिए कह रहे थे वो मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। अच्छा वो भी उस समय जो 3 करोड़ रुपए में जो मैं खरीदता वो फ्लैट, वो मेरे स्टॉक ऑप्शंस के कुछ पैसे थे जो अलग एक तरह के। और उसके बाद क्या हुआ कि विद इन 1 मंथ कुछ जैसा होता है अक्सर की कंपनी की स्टॉक प्राइसेस लोअर हो गई काफी एकदम से, और वो स्टॉक ऑप्शन जो वो पर्टिकुलर जो मैं सोच रहा था यूज करने की वो एक्सपायर भी हो गए। तो वो बेसिकली वो जितना 3 करोड़ जो मैं यूज करने वाला था वो 3 करोड़ भी गायब हो गए, फ्लैट भी नहीं अपना हुआ, कुछ नहीं हुआ। मूर्खता मेरी ये थी कि मैं गुरुजी ने जो आज्ञा दी थी वो मैंने स्वीकार नहीं करी तुरंत, मैं अपना दिमाग उसमें लगाने लगा। अच्छा उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, अब इतना समय नहीं कि आपको सब कुछ बता सकता हूं, पर बहुत से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए उससे। और फिर बाद में मुझे ये पता चला कि गुरुजी चाहते थे कोई सेंटर लोकेशन हो जहां पर संगत लगाएं। अब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इस पता करने मुझे 1-2 साल लगे थे। उस लोगों ने बताया कि हाँ गुरुजी देख रहे थे कि कोई और जगह ऐसी जो सेंट्रल दिल्ली में हो जो लोगों का कन्वीनियंट हो आने को। अब मुझे बहुत ही पश्चाताप हुआ। मुझे लगा कि मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात अपने लिए करने को दी और मैंने वो भी अपनी मूर्खता में वो नहीं करी। मैं बहुत दुखी था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और सुबह बुलाया था, और गुरुजी ने मुझे उस दिन बुलाया और मुझे बहुत स्ट्रिक्टली समझाया। उन्होंने कहा देख, अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते,
और फिर मुझे उन्होंने मैं 2 फोन नंबर दिए। कहा कि एक फोन नंबर मेरे गौरव का है, मेरा भतीजा, और दूसरा फोन नंबर मेरे ड्राइवर का है। और उन्होंने कहा मैंने इन दोनों को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि तेरा फोन जब भी आएगा वो मुझे तुरंत बताएं, मैं तुरंत तुमसे बात करूंगा। मैं पाठ में भी बैठा हूं तो मैं उठूंगा तुमसे बात करने के लिए। तो वेरी क्लियर। अच्छा, वो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे समय लगा थोड़ा समझने में, पर गुरुजी क्या कह रहे थे हम सबके लिए कि अगर आपको गुरुजी तक पहुंचना है तो आप किसी को बीच में नहीं लाइए। आप डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए गुरुजी से। और गुरुजी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी आप पहुंचना चाहेंगे आप पहुंच जाएंगे, पर आप अपने दरवाजे खोलिए। ये गुरुजी ने समझाया कि किसी को बीच में नहीं डालो, मुझसे डायरेक्ट बात करो, और जब मन चाहे तब बात करो। और जब भी तुम फोन करोगे मैं तुम्हारा फोन लूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबके लिए। प्लीज किसी पे आप डिपेंड नहीं करिए गुरुजी के बारे में जानने के लिए। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए थ्रू मेडिटेशन। दैट इज द ओनली वे टू रीच गुरुजी। और आप कभी भी गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर आप अपने दरवाजे खोलिए। अपनी शंकाओं में नहीं डूबे रहिए कि भगवान नहीं मिलते हैं, गुरुजी तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुरुजी पता नहीं कहाँ हैं, अब है भी नहीं। ये सब नहीं सोचिए, मेडिटेशन करिए। That is the only way to contact him and you will not be disappointed. और आपको एक बहुत सी चीजें बताने थी, पर उसमें समय कम है पर एक बहुत जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब गुरुजी कौन थे? तो गुरुजी ने खुद ही मुझे बताया कौन थे। हम लोग अक्सर सिंगापुर से जाते थे तो गुरुजी काफी देर तक बैठाए रहते थे। कभी 1 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे, रात भर भी बैठाते थे एक आध बार। और फिर लोग मुझे बताते थे कि गुरुजी पाठ करने लगते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि गुरुजी सोते भी हैं कि नहीं कभी। मतलब हम लोग रात को इतनी देर तक संगत चलती रहती है और उसके बाद सुबह सुबह गुरुजी अपना पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोचता रहता हमेशा कि गुरुजी पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं। पर गुरुजी ने बता दिया था बहुत क्लियरली मुझे कि कभी गुरु से पूछना नहीं कुछ। तो मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। पर ये बच्चों की तरह मेरे मन में दुविधा भी रहती थी, बड़ा थोड़ा सोचता भी रहता था गुरुजी पता नहीं कब सोते हैं कि नहीं। एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया, कोई था नहीं वहां पर, तो गुरुजी के पास ही बैठा था और कोई आसपास नहीं था। तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी आप सोते हैं कभी? गुरुजी मुस्कुराए, और वो बिल्कुल डिवाइन मुस्कान थी। वह केवल भगवान ही उस तरह से मुस्कुरा सकते हैं। और गुरुजी ने बहुत क्लियरली, हम उनके वर्ड्स रिपीट करेंगे आपके लिए। गुरुजी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? These were his exact words। और गुरुजी ने बिल्कुल हिंदी में बोला, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया। पंजाबी में नहीं बोला, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो गुरुजी रिवील्ड हिमसेल्फ, खुद ही बता दिया उन्होंने कि वो कौन है। वो स्वयं शिव जी हैं। अब आपको ये सोचेंगे कि गुरुजी अगर शिव जी थे तो वो क्या कर रहे थे? तो इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए। उसके लिए कभी बाद में बात होगी तो बाद में बता दूंगा कि शिव जी खुद ही आते हैं सदगुरु के रूप में अपने कुछ भक्तों की कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी कुछ भक्तों के लिए आए थे, उनके लिए अभी भी हैं, उनके कल्याण के लिए। और गुरुजी ने तो बहुत कुछ किया, हमें 2 लाइफ दी हैं और बच्चों के सब हमारे इंतजाम किए हैं, उनकी पढ़ाई का, उनकी शादी का। जिस घर में मैं रहता हूँ गुरुजी निवास, वो भी गुरुजी का घर है, उसका भी इंतजाम उन्होंने ही किया है। और सब कुछ बहुत है, पर आज समय कम है तो उसमें आज इतना नहीं बता पाऊंगा। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको गुरुजी से अगर आपको जुड़ना है, गुरुजी तक पहुंचना है, द ओनली वे इज थ्रू मेडिटेशन। गुरुजी कहते थे टेलीपैथी से बात किया कर। तो मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं टेलीपैथी। मुझे क्या मालूम टेलीपैथी क्या होती है, मैं कैसे टेलीपैथी से बात करूं। मैं सोचता था गुरुजी को तो मालूम है टेलीपैथी, वो अपना बात कर लेते हैं, मैं कैसे बात करूंगा। धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेडिटेशन कर, दैट इज द ओनली वे टू रीच हिम। सो आई वांट टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू।
The only way to reach Guruji, the only way to communicate with him is through meditation. आप किसी रिचुअल्स के चक्कर में नहीं पड़िए, केवल मेडिटेशन करिए. That is the only way. There is no other way to reach him, to find him. और देखिए, जो भगवान होते हैं, हम लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये कर दें हम भगवान के लिए, ये मंदिर बनवा दे, ये कर दे, वो कर दे, तो भगवान खुश हो जाएंगे. देखिए, एवरीथिंग वी हैव फ्रॉम गुरुजी बिलोंग्स टू गुरुजी. द ओनली थिंग वी हैव that we have some control over is our time and our love. So that's the only thing we can give Guruji. तो वो आप जरूर दीजिए गुरुजी को, समय निकालिए गुरुजी के लिए, गुरुजी के मेडिटेशन करिए, गुरुजी को प्यार दीजिए. That's the only thing we can do, nothing more. वो जितना हो सके आप करिए. गुरुजी ने कुछ, वैसे तो कुछ नहीं बोलते थे, पर कुछ बातें बताई हैं, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं. दे आर वैल्यूबल. पहली बात तो गुरुजी ने बताया कि नेवर हर्ट एनीवन. किसी का भी आप नुकसान किसी तरह से नहीं करिए. डोंट फिजिकली हार्म एनीवन, डोंट इमोशनली हार्म एनीवन, डोंट फाइनेंशियली हार्म एनीवन. किसी का भी आप नुकसान नहीं करिए प्लीज. अगर आप नुकसान करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम हिम, सो वी आर ऑल कनेक्टेड. ये थ्योरी ऑफ कर्म है. अगर आपकी गलती से आपने कुछ कर दिया है, आपके जो पिछले कर्म है उसके कारण हुआ, तो उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो गुरुजी ठीक कर देंगे. परंतु अगर आपको मालूम है और फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी. उसमें आप गुरुजी से हेल्प नहीं मिलेगी. और आपको बता चुका हूं, गुरुजी ने बताया कि कोई मिडिल मैन नहीं कभी रखिए अपने बीच में. और ये भी बताया कि गुरु की कृपा हर पर बराबर, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर. तो वी आर ऑल इक्वली ब्लेस्ड. And we all are his children, and we all have direct access to him. But we must have direct access. We must use direct access. कभी किसी को अपने बीच में नहीं लाइए. अभी किसी को नहीं सोचिए कि कोई और मुझे बता पाएगा गुरुजी के बारे में, या मैं इसके थ्रू गुरुजी से तक पहुंच जाऊंगी. ऐसा कुछ नहीं सोचिए. मेडिटेशन करिए. और गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मानो. Just surrender. Surrendering is just not asking him for anything. कुछ मांगिए नहीं उनसे, केवल उनको मानिए श्रद्धा से, प्यार से, बस. और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए. वो जो भी होगा वो सबसे अच्छा होगा. इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहेगा. जिंदगी में ऊपर नीचे चीजें होती हैं, वो अपने कर्म का चक्कर है, परंतु वो गुरुजी ठीक करते रहेंगे. सब गुरुजी पर छोड़िए, उनसे कुछ नहीं मांगिए, केवल अपने श्रद्धा दीजिए, अपना समय दीजिए उनको. और गुरुजी कहते थे गुप्त दान और गुप्त जाप. गुप्त दान के लिए कहते थे गुरुजी कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए. तो खूब दान करिए, पर किसी को नहीं मालूम होना चाहिए. अगर आपने अपनी नेम प्लेट कहीं लगवा दी अपने दान के लिए, तो दान यूजलेस हो गया. तो जो भी दीजिए किसी को नहीं मालूम होना चाहिए. इट शुड बी टोटली कॉन्फिडेंशियल, टोटली एनोनिमस. और गुप्त जाप, गुरुजी कहते थे गुप्त जाप करता रहा कर. और गुरुजी ने जाप दिया था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. बाद में उस भक्त लोगों ने ऐड कर दिया ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय भी, पर गुरुजी का जाप है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. उसे आप करते रहिए. दूसरी लाइन भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो, परंतु जब भी आपको मौका मिले, मन में आप करते रहिए गुप्त जाप. आप बिल्कुल कोई भी, गुरुजी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. आप बस मेडिटेट करिए, उनको समय दीजिए, उनसे प्यार रखिए, उनसे कुछ नहीं मांगिए, सब कुछ होता रहेगा. मिराकल्स होते रहेंगे. मिराकल्स का ये नहीं मतलब है कि आप मिराकल्स मांगते रहिए. मिराकल्स इसलिए होते हैं कि गुरु, अब देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं. गुरु, अब हमें कैसे मालूम गुरु हमारे कौन है? तो इसलिए मिराकल्स होते हैं, जिससे आप जान जाइए कि ये सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, इसलिए मिराकल्स हो रहा है. अगर एक बार आप जान गए तो आपको फिर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए. फिर बार बार मिराकल्स आप डिमांड नहीं करिए, वो खुद ही होते रहेंगे. पर एक्सपेक्ट नहीं करिए, डिमांड नहीं करिए. गुरुजी का ये मतलब नहीं कि वो मिराकल करते रहे. जो आपको करना है आप करते रहिए विद फुल विगर, विद फुल कमिटमेंट, पर उनसे कुछ मांगिए नहीं. जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, जो गोल्स होंगे, वो गुरुजी खुद ही आपको दे देंगे, और वो सबसे अच्छे होंगे. मैंने गलतियां करी हैं, कभी
मौका मिलेगा तो बताऊंगा, अगर एम्बैरस नहीं होगा। मैंने कुछ मांगा एक बार गुरुजी से और गुरुजी ने बिल्कुल दे दिया जो मांगी, और उसका जो असर हुआ बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा गुरुजी से, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, और जो मैंने मांगा था वही हुआ, पर उसका असर बिल्कुल उल्टा था। पर ये ह्यूमन बीइंग हूं, इतना समझ नहीं थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं मांगिए, बस गुरुजी को टाइम दीजिए और देखिए, अब अगर आपको गुरुजी मिल गए हैं तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है नहीं। गुरु जी को अगर जिसने जिसने पा लिया है तो उसकी ब्लेसिंग ये है कि यू हैव अ लाइफ ऑफ विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी वरीज। You have a journey that should be totally fearless and totally without any worries. सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए, किसी चीज की परेशानी नहीं आप करिए, किसी चीज की चिंता नहीं करिए, किसी चीज से डरिए नहीं। That is his best blessing. Live a life of joy and happiness without any fear, without any worry. Just do what you have to do. अपना पुरुषार्थ करते रहिए, जो आपका कर्म है, जो कर्तव्य है, वो करते रहिए। रिजल्ट छोड़ दीजिए गुरुजी पे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और एक बार गुरुजी मिल गए हैं तो आपको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स वंस यू हैव फाउंड गुरुजी, इट्स ऑल योर्स। उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। और वो भी जब सदगुरु हमारे खुद भगवान शिव जी हैं, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है हम लोग के लिए। तो आई जस्ट वांट टू लीव यू विद द थॉट कि यू आर ऑल इन्फिनिटली ब्लेस्ड। अगर आपको गुरुजी मिल गए, आपको अब कुछ जरूरत है ही नहीं। आप अपना जो कर्तव्य है, जो काम है, करते रहिए, किसी चीज की चिंता मत करिए, किसी चीज से डरिए नहीं, सब कुछ ठीक होगा और गुरुजी के हाथ में सब छोड़ दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु अंकल वी हैव टाइम, अगर आप और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। कितना टाइम है बता दीजिए तो मैं एक आध चीजें और बता। एनी टाइम, हमारे पास है, टाइम है। अच्छा, यस। हम एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने ये संसार छोड़ दिया 31 मई 2007 को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी शिव जी हैं, वो एक मानव रूप में आए थोड़े दिन के लिए अपने भक्तों के लिए, और अपने भक्तों के लिए अभी भी हैं। वो मानव रूप में नहीं है पर अभी भी हैं, और उनकी जो आशीर्वाद हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस अभी भी वैसी चल रही है जैसे पहले थी। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब पहले जिस तरह से गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी, उनकी ब्लेसिंग्स रहती थी, उनका एनवायरनमेंट जो बनाते थे, वो अभी भी वैसे ही है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग को गुरुजी ने वापस भेज दिया था 2006 में, उसको भी बताऊंगा क्यों भेजा था। परंतु 2006 में हम लोग वापस आ गए। बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी ने अपने से अलग कर दिया। वो उसका भी एक रीजन था, बच्चों के कारण किया था। बच्चे यहाँ पर थे हमारे सब, और बच्चों कहते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे शादी कर, शादी कर, बेटियों की शादी क्यों नहीं कर रहा। तो हम लोग वापस आ गए। फिर जब 31 मई 2007 को जब हमें ये पता चला कि गुरुजी अब नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ। उस समय तक इतनी समझ में नहीं थी। उस समय ऐसा लगा कि हमें तो ऐसा लगा कि जितना हमारा सहारा था दुनिया में, जो भी हमारा एंकर था, जो भी हमारी नीड थी, वो खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, गुरुजी नहीं है, ऐसे विचार आने लगे। पर देखिए, आपको बताएं, जब हमारी लास्ट मुलाकात गुरुजी से हुई थी, मेरे ख्याल से मार्च ऑफ 2007 में, उसके बाद मैं बहुत दुखी था उस समय, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी कभी इंडिया आ पाता हूँ। अब उस समय रिटायरमेंट भी हो गया था मेरा। मैंने कहा कभी कभी इंडिया आता हूँ और कभी कभी गुरुजी के दर्शन होते हैं, तो मैं बहुत दुखी था। तो उस दिन अकेले में गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने पास बैठाया आपने, कहा कि आप बैठ। गुरुजी दीवार के सहारे बैठे हुए थे जमीन पर, टांग फैला के। मैं भी उनके पास जाके बैठ गया। तो मैंने गुरुजी मुझे बहुत दुख होता है, हम इतने दूर हैं यूएस में, आपके दर्शन बहुत कम हो पाते हैं। तो गुरुजी ने बस इतना कहा, देखता चल, देखता चल, बस ये कहा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं गुरुजी, देखता चल, देखता चल। खैर, उसके बाद गुरुजी का शरीर नहीं रहा।
उसके बाद हम बहुत दुखी रहते थे। फिर हमने एक घर यहाँ पे एक ना, इसके बारे में भी कभी बताऊंगा। घर हम यहाँ पे जो जिसमें रहते हैं उसको हम लोगों ने रिमॉडल किया पूरा यहाँ मूव आने के लिए। और रिमॉडल में बड़ी आश्चर्य की चीजें हुई। रिमॉडल में एक हमारे यहाँ फायर प्लेस था घर के बीच में। थोड़ा ठंड रहती है सियाटल में, बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं रहती है, पर साल में 1-2 बार स्नो हो जाती है। तो अदरवाइज दिल्ली की तरह ठंड रहती है, पर यहाँ नमी रहती है जाड़े में, तो इसलिए फायर प्लेस की अच्छा लगता है। तो फायर प्लेस थी 2 यहाँ पर इस घर में। तो पता नहीं कैसे मेरे मन में ये विचार आया कि ये फायर प्लेस अब तोड़नी है और यहाँ पे एक सी थ्रू फायर प्लेस बनेगी। अब ये पता नहीं कैसे विचार आया, अब बाद में पता चला कि गुरुजी के विचार थे। तो वहां पे मैंने तुड़वाई पूरी सब घर की फायर प्लेसेस, और मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो तोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो फायर प्लेस के जो कॉलम थे वो भी रूफ को भी सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने बड़ी हाई प्राइस बोली, तो मैंने तोड़वा दिया। मैंने कहा नहीं तोड़ो, तो उन्होंने खैर तोड़ी सपोर्ट करके रूफ को। रूफ नीचे नहीं आई, गुरुजी की कृपा से, नहीं तो रूफ भी नीचे आ सकती थी। और फायर प्लेस नहीं बनी। उन्होंने फिर फ्रेम किया फायर प्लेस को। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या ख्याल था, मुझे कुछ, मैं तो ना आर्किटेक्ट हूँ ना कुछ हूँ, पर कुछ आइडिया था मेरे दिमाग में, पता नहीं कैसे आ गए थे, वो गुरुजी की कृपा से आए थे। मैंने कहा नहीं ये गड़बड़, तुमने सब फ्रेम कर दी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे फ्रेम करनी है। मैंने पूरा फ्रेम तोड़वाया। फिर वो बड़ा आश्चर्य में पड़े कॉन्ट्रैक्टर की, क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहा है। फिर मैंने उनको ऐसे फ्रेम करवाया जैसा मुझे मन में एक आकृति आई थी। बाद में देखिए वहीं पे गुरुजी का आसन लगा है। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुजी अपने लिए करवा रहे थे सब, जिसका जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा उन्होंने अपनी जगह बनवाई जिससे वहां पर वो बैठे। और इस घर में हम लोग जब आए, जब गुरुजी नहीं रहे, तो सुबह सुबह रोज 4 बजे हम लोग को एक फ्लश की आवाज आती थी। तो समझ में नहीं आता था कहां से फ्लश चल रहा है सुबह 4 बजे। एग्जैक्ट 4 o'clock 4:00 AM एवरी डे फ्लश चलता था। तो हम पहले सोच रहे थे शायद बगल के घर से आवाज आती है, पर बगल के घर की दीवार तो करीब 100 फुट दूर होंगी यहाँ से। तो पर फिर भी मैं सोचता था पता नहीं कहां से आवाज आती है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, मैंने कहा कि मुझे रोज सुबह फ्लश की आवाज आती है, तुम सोचते हो बगल के घर से आती होगी? तो वो हंसने लगा, कहने लगा बगल के घर से कैसे आ सकती है फ्लश की आवाज। तब एकदम से मुझे पता, दिमाग में आई बात, ये तो गुरुजी की एक सिग्नल है। गुरुजी बता रहे हैं कि वो यहाँ है और 4 बजे फ्लश इसलिए हो रहा है। और जब एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद फ्लश की आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद फ्लश की आवाज ही नहीं आई। फिर बेटी की शादी करनी थी, तो बेटी की शादी थी जुलाई ऑफ 2007। तो बेटी की शादी करने के पहले बहुत 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 तेज, मतलब एक दिन मुझे रात में लगा बहुत वेरी क्लियर कि गुरुजी बोल रहे हैं घर में तुमने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई। और गुरुजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, कहा कि यहाँ तो नाम गुरुजी निवास होना चाहिए, गुरुजी निवास की नेम प्लेट लगा। तो मैंने तुरंत अपने मेरे साड़ू भाई हैं इंडिया में, उनसे एक नेम प्लेट के लिए कहा कि आप नेम प्लेट भेज दीजिए मुझे बनवा के, गुरुजी निवास। तो उन्होंने मुझे एक नेम प्लेट भेजी। तो बेटी की शादी के पहले गुरुजी का निवास यहाँ पे नेम प्लेट पड़ गई। और उसके बाद यहाँ पर गुरुजी ने उस बेटी की शादी के थ्रू संगत शुरू करवा दी। हमने सबसे पहले इनविटेशन गुरुजी को भेजे थे बेटी के शादी के। अब गुरुजी ने इनविटेशन कुछ लोगों को बांटे वहां पर, जो लोग यूएस में थे, उनके रिश्तेदारों। और हम लोग को फोन आने लगे कि आपकी बेटी की शादी है कोई, और गुरुजी का इनविटेशन आया है तो हम लोग आएंगे। हम लोग बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत से लोग आए। एक फ्लोरिडा से आई डॉक्टर गुरप्रीत, एक शिकागो में एक फैमिली है, वो पूरे सब लोग आए। कर्नल साहब आए न्यूयॉर्क से, और भी वो शशि सुधीर आए न्यूयॉर्क से। बहुत से लोग आए जिनको हम लोग कभी नहीं जानते थे। चोपड़ा अंकल, हाँ कर्नल चोपड़ा, और इन लोग को हम लोग कभी नहीं जानते थे, और ये लोग हमें नहीं जानते थे, पर सब शादी में आए बेटी की। और चूंकि इतने लोग आ गए थे संगत से, तो हम लोगों ने ऐसी कहा कि चलो एक दिन बैठ के संगत कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने संगत शुरू कर दी। उसके बाद संगत शुरू करी, और उसके बाद गुरुजी ने उसके बाद संगत शुरू ही करवा दी। उसके बाद यहाँ पर संगत होने लगी।
ये गुरुजी ने अपना खुद ही यहाँ पे गुरुजी निवास बनवाया। तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ टू टेक केयर ऑफ दिस हाउस। ये घर जो है वो गुरुजी का है। और देखिए घर भी कैसे ये मुझे मिला, ये भी मैं आपको बता दूं उनकी कृपा से। 96 से 2006 तक हम लोग सिंगापुर में थे, तो 98 की समर में वापस आया था, समर वेकेशंस में। तो मैंने सोचा कि एक घर ले लेते हैं, जब वापस आएंगे। एक और घर, मुझे जो घर था यहाँ पे जो हम लोग रहते थे वो मर्सर आइलैंड में, वो थोड़ा छोटा था। मैंने कहा घर आएंगे थोड़ा बड़े घर में रहेंगे। तो एक पहाड़ है यहाँ पर, उस पहाड़ के पास मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अक्सर वहां चला जाता था व्यू देखने के लिए। यहाँ पहाड़ी से समुद्र भी दिखाई देता है, लेक भी दिखाई देती है, सियाटल डाउनटाउन दिखाई देता है, बेलव्यू डाउनटाउन दिखाई देता है, बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं, सब बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। तो मुझे बहुत अच्छी जगह लगती थी। तो मैं 98 में आया, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर एक घर ले लेते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड है मिस्टर नित्या निरंजन, वो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नित्या प्लीज शो मी सम हाउसेज इन दिस एरिया। तो उन्होंने मुझे 4 घर दिखाए। 4 घरों में मुझे कोई नहीं पसंद आया। तो मैं वापस चला गया, अपनी कार उठाई, रेंटल कार थी। मैंने कहा कि मैं खुद ही देखता हूँ, कुछ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा कि मेरे लिए कुछ है यहाँ पर ये जो दिखाया इन्होंने कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मेरी कार बिल्कुल ऑटो पायलट पे चली गई। और मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ कि मुझे खुद ही नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई वाइंडिंग रोड्स हैं और ये रेक्टेंगुलर ग्रिड नहीं है कोई रोड्स की। मुझे खुद ही नहीं मालूम था इस जगह कहाँ मुड़ना है, क्या करना है। मेरी कार खुद ही मुड़ी और एक घर के सामने आके खड़े हो गए जहाँ पे फॉर सेल का साइन लगा था। मैंने कहा ये घर तो मुझे दिखाया नहीं, और ये घर बिल्कुल परफेक्ट है, इतना अच्छा व्यू इसके सामने। मैंने दरवाजा खटखटाया, तो उस समय जिसकी लिस्टिंग थी वो ब्रोकर अंदर ही बैठा था। उसने इसलिए नहीं मुझे दिखाया गया था घर, कि उसने उसी समय जब मैं दरवाजा खटखटाया उसी समय उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था लिस्टिंग के लिए। तो अभी ये लिस्टिंग आ नहीं पाई थी पब्लिक डोमेन में। तो मैंने कहा कि मैं घर देख सकता हूँ, तो उसने घर दिखाया। घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वेरी सॉलिडली बिल्ड, बड़ा सुंदर बैकयार्ड। ये जापानीज लोग थे यहाँ पहले रहते थे, बड़ा अच्छा, उन्होंने हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट था, उन्हें बहुत अच्छा बना रखा था उन्होंने। तो मैंने कहा मुझे ऐसे ही घर चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड नित्या को फोन किया। मैंने कहा भाई ये देखो ये घर है, उन्होंने अभी भी लिस्ट किया है, और ये संडे को इसका, आज उस दिन फ्राइडे था। मैंने कहा देखो इस संडे को ये लोग चाहते हैं ओपन हाउस करना। मैं नहीं चाहता कि ओपन हाउस घर में हो, मैं खरीद लेना चाहता हूँ, क्योंकि ओपन हाउस में कोई और ऑफर आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं सैटरडे कल आई वांट टू बाय दिस हाउस एंड लेट्स बाय इट। तो सैटरडे को घर मुझे मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो देखिए ये भी गुरु जी की कृपा है कि किस तरह से मैं यहाँ आया, किस तरह से मैं पहुंचा, किस तरह से मुझे घर मिला, ये सब गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी ने जैसा आपने चाहते थे उसी तरह गुरु जी ने अंदर सब करवाया है इस घर में। और यहीं पे घर में हम लोग की संगतें होती थी। अब तो फिर संगत बहुत बढ़ गई सियाटल में, तो हम लोग को इस घर में नहीं सब लोग आ पाते थे। फिर हम लोग को एक पब्लिक फोरम में हम लोग को जाना पड़ा, बहाई सेंटर में पास में। और फिर तो आजकल तो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के कारण तो जूम से हम लोग की संगत होती है। पर इस घर में इतनी तरह तरह की चीजें होने लगी। फिर घर में हमारे शिवलिंग सब बनते थे, अभी भी बनते हैं। जब हर खिड़कियों पर शिवलिंग बनते रहते हैं। एक दिन मैंने गिने 14 शिवलिंग थे। कभी कभी 1-2 रहते हैं, कभी ज्यादा रहते हैं, पर लगभग रोज ही शिवलिंग बने रहते हैं। अपने आप सुबह जब उठते हैं तो शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और फिर 3-4 घंटे तक रहते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। पता नहीं कैसे बनते हैं, सब उनकी कृपा है। और आपको बताएं कि गुरु जी ने एक बार बताया था कि मेरी फोटो को फोटो ना समझ। तो यहाँ पर तरह तरह के, यहाँ पे फोटो गुरु जी की हमने जितनी हो सकती है मैंने लगा दी घर में। बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ देखता हूँ गुरु जी को देखता हूँ बहुत खुशी होती है। और हर फोटो में लोगों को मोशन नजर आते हैं। हमें तो नहीं नजर आए कभी, मैं एडमिट करूंगा, पर आप काफी लोगों को मोशन नजर आते हैं। और फोटो से एक बार अमृत आ गया विदिन 6 मंथ संगत शुरू होने में। मैंने कभी ये नहीं देखा था कि फोटो से अपने आप मतलब वेरी विस्कस लिक्विड निकल रहा है, उसको अमृत बोला लोगों ने, तो उसमें बड़ी सुगंध रहती है। मैंने कभी नहीं पहले देखा था। तो उसमें भी आपको बताऊं कुछ शंकाएं रहती हैं। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, गुरुजी की फोटो से अमृत निकल रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिससे अमृत निकला था वो गुरुजी की फोटो थी, रेगुलर प्रिंट पे। वो रघु राय का एक फोटो है, उसका प्रिंट था, तो वो फ्रेम थी, उस पर निकली। तो मैंने कहा ये मुझे लगता है कि इतनी गुरुजी की फोटो जो उनकी अपनी प्रिंटेड है फोटोग्राफ वाली, उसी से निकलेगा
अमृत। तो उसकी शंका का समाधान ये हुआ कि फिर मैंने देखा कि गुरुजी की और फोटो से भी अमृत निकल रहा है, जो कि प्रिंटेड मतलब फोटोग्राफी पेपर पर नहीं प्रिंटेड थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, तो गुरुजी की हर फोटो से हो सकता है अमृत निकल सकता है। फिर मैंने कहा अच्छा, गुरुजी की फोटो से अमृत निकल रहा है। फिर उसकी भी शंका का समाधान हो गया। फिर मैंने देखा कि भगवानों की फोटो से भी निकल रहा है, हनुमान जी की फोटो से निकल रहा है, माँ की फोटो से निकल रहा है अमृत। तो मुझे लगा अच्छा, गुरु जी में मतलब गुरु जी हर जगह है, महाशिव है, तो हर जगह वो है। किसी की भी फोटो हो, किसी भी मतलब डेटी की फोटो हो तो गुरु जी हुए, तो हर फोटो से निकलता है। गुरु नानक की एक हमारे पास कल्चर बड़ा अच्छा है, उसमें भी मैंने देखा कि उसमें भी निकल रहा है अमृत। तो गुरु जी का जो अमृत है वो कहीं से भी, चूंकि गुरु जी महाशिव है, तो वो जितने हम लोग जितने डेटीज हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माँ हो, चाहे कृष्ण हो, सभी में गुरु जी है। तो ये मेरा लेसन मुझे समझ में आ गया कि हम किसी की भी मतलब पूजा कर रहे हैं तो वो गुरु जी की पूजा है, तो डायरेक्टली गुरु जी की पूजा भी करें। मतलब कोई डुअलिटी नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं तो मैं अब गुरु जी की पूजा नहीं कर सकता हूं, या अगर गुरु जी की पूजा करता हूं, गुरु जी को मानता हूं तो हनुमान जी को नहीं मान सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूं क्विकली। एक बार गुरु जी से मुझे मैंने हनुमान जी का ऐसे बस नाम मेरे मुंह से निकला, हनुमान जी, कुछ पूछना चाहता था मैं। गुरु जी ने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। गुरु जी के तुरंत बोला, साडा मुंडा है, मेरा बेटा है। गुरु जी ने आंसर दे दिया। और आप पढ़िए हनुमान जी के बारे में, तो वो हनुमान जी एक्चुअली शिव जी की अवतार है। ऐसी मैंने देखा एक दिन और कोई वहां पे एम्पायर स्टेट के दरबार में माँ की 2 फोटो लगी हुई थी, प्रिंट्स। तो एक दिन कोई पूछ रहा था कि माँ के बारे में, तो गुरु जी ने कहा वो मेरी बेटियां हैं। तो जितनी सृष्टि है वो सब गुरु जी से है। सृष्टि में पहले सबसे देवी देवता ही है, वो भी गुरु जी से है। हम लोग तो बहुत बाद में आए। तो कभी डुअलिटी के में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो रहिए भक्त, गुरु जी के भी भक्त बन जाइए। उसमें कोई डुअलिटी, कोई ऐसा नहीं सोचिए कि अब गुरु जी की भक्ति करनी तो इनकी भक्ति नहीं हो सकती, या इनकी भक्ति करेंगे तो गुरु जी की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु जी ने बहुत सिंपल चीजें कर रखी हैं, कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। कुछ रिचुअल जरूरी है वैसे, जैसे दिया जलाइए जरूर, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप ध्यान करें। गुरु जी की फोटो रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं फोटो फिर भी काम चल जाएगा, पर फोटो रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरु जी स्वयं रहते हैं फोटो में। तो रिचुअल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा मिनिमम रिचुअल्स हैं, जहाँ पे आप बैठिए, नियम से बैठिए, जगह साफ रहे, अच्छी फोटो रहे गुरु जी की, वहां पे घी का दिया जलाइए अगर हो सके। पर रिचुअल्स में ज्यादा परेशान नहीं होइए। आपको ये बताएं कि गुरु जी आरती भी नहीं चाहते थे कभी अपनी करवाना। मेरे ख्याल से 2005 में पहली बार शायद एग्री किए हो गुरु जी। और कोई शायद ज्यादा जानता हो, पर मेरी जानकारी में है कि 2005 में पहली बार गुरु जी ने अलाउ किया था कि उनकी आरती हो जाए। उसके पहले आरती भी नहीं होती थी गुरु जी की। और गुरु जी की एकदम सब चीजें एकदम सिंपल। गुरु जी नहीं चाहते कि ज्यादा आप दिखावे में रहें, बहुत ज्यादा मतलब बेमतलब की चीजें करें। देखिए, फूल लोग ले आते थे गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में फूल भरे रहते थे। एक दिन गुरु जी ने सब मना कर दिया। उस दिन के बाद कोई फूल नहीं आता, बस एक फूलों का गुलदस्ता होता था एज अ सिंबल, उसमें फूल रहते थे बस, और कुछ नहीं। तो वी शुड फॉलो दैट, यू नो, कीप लाइफ वेरी सिंपल, वेरी इजी, विदाउट अननेसेसरी टर्मोइल, विदाउट अननेसेसरी चीजें। मेक थिंग्स इजी एंड सिंपल। देखिए, गुरु जी वो संसार के सम्राट, पूरे विश्व के विधाता, उनके पास एक भी चीज नहीं थी। जितनी भी चीजें थी उनकी दी, औरों की दी हुई थी, और गुरु जी 1-2 बार, जैसे कपड़े आए 1-2 बार पहने तो किसी को दे दिए। कुछ नहीं रखते थे अपने पास। सब भक्त लोग लाते रहते थे तरह तरह के कपड़े, जूते, कुछ भी चीजें। गुरु जी कोई कपड़ा ला के दिया गुरु जी को, गुरु जी ने 1-2 दिन पहना, फिर गुरु जी ने दे दिया। जूता ला के पहना, किसी ने दिया तो जूते पहना, किसी को दे दिया। कुछ गुरु जी के पास नहीं रहते थे। सब कुछ जितना आता था सब बांटते रहते थे। देखिए, वो जो ओनर ऑफ द होल यूनिवर्स, द क्रिएटर, जो विश्व का जिसने बनाया है, जिसने सृष्टि करी, उसके पास कुछ नहीं।
और हम लोग परेशान होते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये हो जाए, एंड वन डे विल ऑल लीव विद नथिंग। सो मेरे विचार से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, आराम से रहिए, लाइफ विदाउट वरी, विदाउट फियर, जो करना है करिए, अपनी खुशी से रहिए और गुरुजी पे समय दीजिए, गुरुजी पे अपना प्यार दीजिए। दोज आर द ओनली थिंग्स वी कैन गिव, द रेस्ट आर फ्रॉम हिम। आप ये नहीं सोचिए कि आप पैसा दे देंगे गुरुजी तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, आपका पैसा भी गुरुजी से आया, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। आप उनको कुछ नहीं दे सकते, केवल अपना समय दे सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। दोज आर द टू थिंग्स on which we have control as human beings. That's it. Our emotions and our time. That's it. We don't have anything else that belongs to us. It has all come from him. जो भी चीजें यहाँ पे हैं धरती से आई हैं सब, right? Whatever we have, and we leave it here. So उसके ज्यादा परेशान नहीं होइए, अपना खुश रहिए. Enjoy good health with his blessings, enjoy happiness with his blessings, enjoy a worry-free life, enjoy just a very perfect life, as perfect as it can be, without any worries, without any fear. उन पे छोड़ दीजिए, अपना जो काम है अपना करते रहिए, enjoy करिए. So my message, whatever I can give, if I can give a message, is enjoy your life, live without fear, live without worries, just be with Guruji as much as you can. उनका अपना समय दीजिए, उनको प्यार दीजिए, बस. और अपना जो काम है, अपना जो कर्तव्य है, हम सबके कर्तव्य होते हैं, हम सब अपना माँ बाप की तरह हमारे ड्यूटीज हैं, भाई बहन की तरह हमारी ड्यूटीज हैं, बेटे की तरह हमारी, बेटी की तरह हमारी ड्यूटीज हैं, पड़ोसी की तरह हमारी ड्यूटीज हैं, सिटीजन की तरह हमारी ड्यूटीज हैं, एम्प्लॉय की तरह हमारी ड्यूटीज हैं, एम्प्लॉयर की तरह ड्यूटीज हैं. सब करते रहिए, उसमें परेशान नहीं होइए, सब करते रहिए. जो भी आप गुरुजी पे छोड़ देंगे वो सबसे अच्छा होगा, और जिसमें आप उलझ जाएंगे और गुरुजी से मांगने लगेंगे, विश्वास करिए वो गड़बड़ी हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं हो सकता कभी भी. जो भी आप छोड़ देंगे वो सब अच्छा रहेगा, जिसमें आप उलझ जाएंगे वो सब उतना अच्छा हो ही नहीं सकता कभी. और गुरुजी देखिए सब पे अवेलेबल हैं, सबसे एक्सेसिबल हैं. गुरुजी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपको बस प्रयास करना है, आपको टाइम देना है, सब कुछ मिल जाएगा. सबसे बड़ी चीज है खुशी, सबसे बड़ी चीज है नहीं डर होना, ये सब तुरंत मिलेगी. एंजॉय लाइफ. my message is just be happy with Guruji, keep him with you, and you'll be happiest person in the world. आपको जितनी परेशानियां तो होंगी, परेशानियां दुनिया में बहुत हैं, परेशानियों के कारण हम लोग आए हैं, जन्म हमारा परेशानियों के कारण हुआ है, कार्मिक बैगेजेस हैव ब्रॉट अस बैक हियर. परंतु देखिए सद्गुरु की कृपा जब होती है तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है. सद्गुरु जब हमें मिल जाते हैं या तब हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु इज नेवर गोइंग टू लीव अस एवर. अगर हम लोग उनके हिंड्रेंस नहीं बने विद ऑल आवर फरमाइशेस तो हमारी जर्नी बहुत जल्दी खत्म करवा देंगे और हमें वापस पहुंचा देंगे जहां हमें पहुंचना है. अगर हम उनकी हिंड्रेंस बनते रहें कि हमें ये भी कर दीजिए गुरुजी, हमें ये भी कर दीजिए, तो हम अपनी जर्नी लंबी करवा लेंगे. हो सकता है हमें कई लाइफ में आना पड़े. पर सद्गुरु इज टोटली कमिटेड टू अस टू टेक अस बैक टू वेयर वी हैव कम फ्रॉम, वेयर वी नीड टू बी. वो हमारा हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं. तो प्लीज आप उनके काम में बाधा मत डालिए. आप बाधा डालते हैं जब आप चीजें उनसे मांगने लगते हैं, वो आपको दे देंगे, पर उसका क्या नतीजा होगा ये आपको नहीं मालूम. तो बस गुरुजी से फरमाइशें बंद कर दीजिए, बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, टोटल फेथ रखिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, बस समय दीजिए और एंजॉय करिए. जय गुरुजी. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय.